नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। शो का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज पटियाल सबसे पहले भारतीय राजनीति के दुर्योधन चरित्र का परीक्षण करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। चीरहरण उसके अपने भाई ने किया था, लेकिन दुर्योधन ने कभी उसका विरोध नहीं किया। हमारी आज की राजनीति में भी दुर्योधनवादी लोग हैं। उनके नेताओं पर महिला गरिमा पर हमले के आरोप हैं, लेकिन वो अपने दुर्योधन को नहीं रोकते। हां, दूसरे के दल में बैठे दुर्योधन की ओर उंगली जरूर उठाते हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के केस में यही दुर्योधनवाद चल रहा है। चीरहरण करने वालों के रक्षक बने नेताओं का परीक्षण आज आप पटियाल के साथ देखिए। आज राहुल गांधी की छुट्टियों का खटाखट परीक्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने वोटर से कहा है कि चुनाव होते ही राहुल छुट्टियों पर भाग जाएंगे, और वो भी खटाखट अंदाज में। मोदी जी तो देश की सेवा में लगे रहते हैं, ये भी कहा अमित शाह ने। 2014 में देश की राजनीति में नेताओं की श्रेष्ठता का एक मापदंड छुट्टी भी बन गया है, क्योंकि 2024 के लिए यह भी एक बड़ा मुद्दा लगता है। लेकिन यह सच्चाई है कि बिना छुट्टी लिए जो लोग काम करते हैं, उनके काम की क्वालिटी पर असर पड़ता है। तो क्या छुट्टी देश की प्रगति की दुश्मन है? देश के विकास की खातिर क्या छुट्टी पर बैन लगा देना चाहिए? छुट्टी पर खटाखट राजनीति का परीक्षण भी पटियाल के साथ देखिए। तीसरा परीक्षण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की राज्य वापसी का होगा। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से पटियाल लगातार ये मांग कर रहा है कि जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है तो मुख्यमंत्री तेलंगाना में राष्ट्रवाद पर ट्यूशन दे रहे थे उस वक्त, और जब चारधाम यात्रा में दिक्कत हुई तो वो पंजाब और हरियाणा की चुनावी ड्यूटी पर थे। हमने जनहित में पुकार लगाई कि उत्तराखंड के हित में धामी जी की चुनाव ड्यूटी कैंसिल होनी चाहिए। संयोग देखिए, अपने कई चुनावी कार्यक्रम छोड़कर आज मुख्यमंत्री प्रदेश पहुंचे और खूब मीटिंग्स की। फैसले पर फैसले आ रहे हैं, हड़कंप मचा है। पटियाल रोज बोलता है कि कोई खबर छोड़ता नहीं हूं, मैं उसका पीछा करता हूं। देखिए मैं कैसे करता हूं धामी के लौटने की धमक का परीक्षण। आज चौथा परीक्षण बर्तनों का होगा, आपकी रसोई वाले। हेल्दी बर्तन का ऑल इंडिया इंडेक्स तैयार है। 9:45 तक बस मेरे साथ रहिए। सबसे पहले पटियाल भारतीय राजनीति के दुर्योधन चरित्र का परीक्षण करेगा। ऐसा करने की वजह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में उनकी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदतमीजी है। परीक्षण से आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले इस खबर के एक महत्वपूर्ण अपडेट से आपको अवगत करा देता हूं। इस केस पर अब तक चुप स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पुलिस को अपना बयान दिया है और सोशल मीडिया पर देश के सामने इस केस पर अपनी राय जाहिर की है। पुलिस करीब 4 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर पर ही रही। स्वाति मालीवाल ने देश को क्या बताया वो भी सुन लीजिए। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करता हूं, और जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से गुजारिश है कि इस घटना पे राजनीति ना करें। स्वाति मालीवाल के संदेश में जो आखिरी लाइनें हैं वही महत्वपूर्ण हैं, राजनीति ना करें। लेकिन आप देखते हैं कि राजनीति में जब भी महिला की गरिमा मुद्दा बनती है तो राजनीतिक दल अपने अपने नेता का बचाव करते हैं, दूसरे के दल में बैठे दागियों को उंगली दिखाने लगते हैं। राजनीतिक दल ना जाने क्यों ये भूल जाते हैं कि एक उंगली अगर वो विरोधी की तरफ करते हैं तो 4 उंगलियां उनकी अपनी ओर भी हैं। फिर भी अफसोस, राजनीति के दरबार में चरित्र का चीरहरण होता है। गरिमा महिलाओं की दांव पर लगती है और वोट पार्टियों के खाते में पहुंचते हैं। बदनाम महिलाएं होती हैं और जीत प्रत्याशियों को मिलती है। अब इसे समझने के लिए पटियाल आपको तकनीक की मदद से कुछ दिखाना चाहता है। स्क्रीन पर राजनीति का एक सांकेतिक दरबार देखिए। इसके बीच में महिला का सम्मान है, चारों ओर राजनीतिक दल है। महिला के सम्मान का दावा सब करते हैं, लेकिन जैसे ही आरोप अपनी पार्टी के नेता पर लगता है, दुर्योधनवादी सोच हावी हो जाती है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की गरिमा पर हमले का आरोप सीएम के पीए पर लगा।
सवाल हुआ तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उन बीजेपी नेताओं के नाम लिए जो महिला मामलों में दागी हैं। इसमें बृजभूषण सिंह शरण का नाम सबसे पहले आ गया, जिन पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में आरोप फ्रेम हो चुके हैं, उनका लोकसभा का टिकट कट चुका है, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया है। बीजेपी के विरोधी कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना को भी निशाना बना रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के टेप के बदले वोट का आरोप लगा रही है। बीजेपी इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को मुद्दा बना रही है। संदेश खाली में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख आरोपी हैं। बदले में टीएमसी पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर लगे मॉलेस्टेशन के आरोपों को तूल दे रही है। स्वाति मालीवाल केस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केजरीवाल पर सवाल उठाए, लेकिन वो तब चुप रही थी जब उनकी पार्टी के घोसी से सांसद अतुल राय रेप के आरोप में जेल गए थे। वो तो सांसद की शपथ भी नहीं ले पाए थे। ये सब है इन पार्टियों का हाल जो हम बता रहे हैं कि इस हमाम में कोई भी पीछे नहीं है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। आपने देखा भी होगा, महिलाओं के मुद्दों पर हमेशा वो मुखर रहती हैं, लेकिन जब राजनीति में उनके साथ बदसलूकी मुद्दा बनी तो उन्होंने करीब 72 घंटे बाद पुलिस को बयान दिया, जनता को सोशल मीडिया से संदेश भी दिया, लेकिन मुद्दा फिर भी नहीं बनाया। लोग सवाल पूछ रहे हैं, महिलाओं के न्याय दिलाने के लिए हमेशा उनके लिए लड़ने वाली अब अपने लिए क्यों नहीं लड़ रही थी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई इस कदर चुप नहीं रहता। हमें लड़नी पड़ेगी, सड़क पे भी, संसद में भी और कोर्टों में भी। इस आदमी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो और इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। उन सब आदमियों को अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो और ये सब तुरंत होना चाहिए। ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा? हमें दिल्ली में और देश में ऐसा सिस्टम लाना है कि कोई भी लड़की के साथ कोई भी कुछ गलत करे तो उसकी रूह कांपे। अब पटियाल आपको एक छोटा सा कागज दिखाएगा जिसमें 4 लाइनें लिखी हैं। 5 पॉइंट्स में आपको यह पता चल जाएगा कि स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या था। दिल्ली पुलिस के रजिस्टर का ये वो हिस्सा है जिसमें लिखा हुआ है 13 मई को सुबह ठीक 9:34 पर दिल्ली पुलिस को कॉल की गई। ये कॉल सीएम केजरीवाल के आवास से आई। पुलिस लॉगशीट के मुताबिक महिला कॉलर ने ये कॉल की थी। मैं अभी सीएम के आवास पर हूं, ये महिला कह रही है। उस लॉगशीट के मुताबिक उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह मारपीट करवाई है। कॉल पाकर दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर पहुंची, वहां उन्हें कोई नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? सीएम ऑफिस से कॉल के बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने पहुंची। कोई फोन आया और फिर वो थाने से लौट गई, अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। 12 घंटे बीत गए, कुछ नहीं कहा किसी ने भी और ना ही किसी ने कुछ किया। लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। ये मुद्दा कैसे बना, इसके लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। 14 मई की सुबह बीजेपी पूरी रणनीति के साथ एमसीडी सदन पहुंच गई। महिला अपमान को मुद्दा बनाया, सदन में तख्ती दिखाकर विरोध किया, हंगामा किया। 15 मई को राजनीति के दरबार में बीजेपी के विरोध का दूसरा चैप्टर खुला। महिला कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी सड़कों पर उतरी, मोर्चे की कमान महिलाओं ने संभाली। महिला के अपमान पर सीएम केजरीवाल को ललकारा गया, उनके इस्तीफे की मांग की गई। 14 मई की शाम को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सामने आए। पार्टी ने स्वीकार किया कि सीएम केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई। आरोपी सीएम के पीए विभव कुमार हैं, यह भी संजय कुमार ने कहा। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने
स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थीं। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थीं। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके बाद तो बीजेपी ने स्वाति मालीवाल के अपमान को ऐसे उठाया जैसे स्वाति उन्हीं की पार्टी की सांसद है। आम आदमी पार्टी चुप और बीजेपी मुखर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का चीरहरण हो रहा था। दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल ही रहा था कि इस बीच संजय सिंह सीएम केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। हवाई अड्डे की तस्वीरें लोगों के सामने आ गई। वहां क्या हुआ? सबसे आगे केजरीवाल, थोड़ा पीछे बगल में ही संजय सिंह और पीछे पीछे आरोपों में घिरे पीए विभव कुमार थे। इसके बाद महिला सम्मान की राजनीति और तेजी से बढ़ी। क्या हुआ वहां पर, अब ये भी सुनते जाइए। हवाई अड्डे से निकलकर केजरीवाल अखिलेश के पास पहुंचे, फूल देकर स्वागत हुआ। फिर सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए इकट्ठे। एक तरफ संजय सिंह बैठे थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और बीच में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनके ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी का विवाद चल रहा था। वही जिस पर आरोप है उसे दंड देने का दावा किया जा रहा था, लेकिन वो भी लखनऊ में इन्हीं के साथ घूम रहे थे। अब लखनऊ के पत्रकार ने वो कर दिया जो दिल्ली में नहीं हो पाया था। इस मुद्दे पर सीधा केजरीवाल से सवाल पूछ लिया। केजरीवाल चुप रहे उसके सवाल पर, लेकिन मौके की नजाकत को समझकर अखिलेश यादव ने फौरन माइक संभाला, बीजेपी की ओर उंगली तान दी। आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल आपके साथ के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश की इस एक्टिंग पर कुछ पुराने लोगों को उनके पिता का वो बयान याद आ गया जो रेप आरोपियों के सवाल पर उन्होंने दिया था। लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अब राजनेता एक दूसरे के नेताओं की फोटो दिखा रहे हैं, पर कोई स्वाति के साथ हुए व्यवहार पर अपना पक्ष स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कर रहा। मणिपुर के अंदर सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, किसी को वोट देना। अरविंद केजरीवाल घबरा से गए, हवाइयां उड़ गईं, उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं। और संजय सिंह ने तुरंत माइक अपनी तरफ लिया और अनर्गल इधर उधर की बातें करने लगे। मैं बोल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। इसमें किसी को किसी के कंधे पर बंदूक रखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या उसके अन्य सहयोगी हो। जो स्वाति मालीवाल जी को कहना होगा स्वयं कहेंगी। विभव साहब तो बिल्कुल सुल्तान साहब के साथ घूम रहे हैं, उनके जो पीए का जो रोल है पूरा किरदार बखूबी निभा रहे हैं। ये क्या संज्ञान लिया? एक शब्द भी नहीं बोला है केजरीवाल जी ने उस वाकये पर। कहाँ है उस स्वाति मालीवाल? क्या उनको डराया धमकाया जा रहा है? घर में आपके ड्राइंग रूम में कोई घटना हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बिना मर्जी के हो, कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति तो है जो डरा धमका रहा है उसको। 5 दिन से अरविंद केजरीवाल मुंह चुप करके बैठे हैं
एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खेल कितना बड़ा है। उनके साथ जो घटना घटी है उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं, ऐसा संकेत आ रहा है। लखनऊ में विवाद हुआ तो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर अपना संदेश छोड़ दिया। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी या गठबंधन हो, इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। लेकिन मायावती को याद होगा शायद, उन्हीं की पार्टी के टिकट से एक लोकसभा सांसद चुने गए थे। नाम था अतुल राय। सीट थी यूपी की घोसी सीट। बलात्कार का आरोप था, जेल में थे। सांसद बनने के 6 महीने तक शपथ नहीं ले पाए थे। अभी पैरोल पर बाहर आए हैं और बीएसपी में उनका स्टेटस क्या है और हैसियत क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। यह भारतीय राजनीति स्वाति नक्षत्र में है। हिंदू कैलेंडर में स्वाति एक नक्षत्र है। इसमें पानी बरसता है तो इसकी बूंद सांप के मुंह में जहर बन जाती है, जबकि सीप के मुंह में गिरे तो मोती बन जाती है। महिला का अपमान करे तो मोती, दूसरा करे तो जहर। ईश्वर इन सबको सद्बुद्धि दे, बस हमारा इतना ही कहना। पब्लिक इंटरेस्ट में आप उत्तराखंड के सीएम की प्रदेश वापसी का परीक्षण करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है या फिर चारधाम यात्रा में दिक्कतों की खबर आई है, पटियाल ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की राज्य में गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। पटियाल ने बार बार पूछा कि जब देवभूमि उत्तराखंड में लाखों यात्री पहुंच रहे हैं, सैकड़ों मील लंबा जाम लग गया है, यात्री अव्यवस्था की शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी ड्यूटी पर क्यों हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के परीक्षण का असर हुआ। सीएम धामी चुनावी ड्यूटी कैंसिल कर राज्य की ड्यूटी निभाने के लिए आज देहरादून पहुंच गए। आनन फानन में सीएम धामी ने सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग्स की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पंजाब हरियाणा में चुनावी ड्यूटी निभा रहे सीएम धामी जब चारधाम यात्रा पर सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, तब उनके माथे पर शिकन अलग से ही नजर आ रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री राज्य की ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए चुनावी ड्यूटी से वापस लौट आए हैं। चारधाम यात्रा में इस बार करीब 75 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अगर राज्य का मुखिया ही बाहर रहेगा तो तीर्थयात्रियों का सुगम और सुरक्षित सत्कार कैसे होगा? इसीलिए चलिए देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब आपको शायद यह भी लग रहा होगा कि यह कैसे साबित होगा कि चुनाव की ड्यूटी पर ही थे वो और धामी चुनाव की ड्यूटी छोड़कर आए हैं। पटियाल हवा में बात नहीं करता, इसका दस्तावेजी सबूत है। अब ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला यह कागज। यह सीएम धामी का आज का प्रोग्राम था। सीएम को आज सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हरियाणा के यमुनानगर, दिल्ली के नरेला, करावल नगर और आरकेपुरम में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होना था। लेकिन ये सभी कार्यक्रम छोड़कर सीएम देहरादून आ गए। अब तीर्थयात्रियों की ड्यूटी निभा रहे हैं। शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं, तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु, उनको परेशानी न हो, थोड़ा उसको और बढ़ाया है। अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती है, तब तक चूँकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ भी हम लोगों ने बात की है। स्वास्थ्य विभाग क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी एक गाइडलाइन जो पहले उन्होंने बनाई है, अन्य राज्यों के साथ भी उसको साझा करेंगे, जिससे कि वो अपने अपने राज्यों में भी जो है जो गाइडलाइन बनाई गई है वो वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं तक पहुँचाएँ। 4 धामों के दरबार में आ रहे हैं, ये यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं बार बार ये आप सबके माध्यम से कहता रहा हूँ कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। 4 धाम की जो यात्रा है वो एक कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री में पैदल यात्रा है, केदारनाथ में पैदल यात्रा है, बर्फ़बारी भी होती है, मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रॉपर अपना चेकअप करवाने के बाद हेल्थ का जो पूरा एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें।
सीएम धामी की माने तो वीआईपी यात्रियों की वजह से चारधाम यात्रा में परेशानी ज्यादा बढ़ी है। इसीलिए वीआईपी यात्रियों से 31 मई के बाद यात्रा करने को कहा गया है। हालांकि अभी तक 2 से 3 लाख यात्री ही चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं। इसमें वीआईपी कितने हैं ये तो प्रशासन ही जाने। लेकिन सीएम धामी को अचानक देहरादून में क्यों लैंड होना पड़ा? पब्लिक इंटरेस्ट की इस खबर के साथ साथ धामी पर एक सुप्रीम दबाव भी था। क्या है वो दबाव, ये आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि धामी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए। धामी ने कहा, बिना रजिस्ट्रेशन किसी को दर्शन और यात्रा पर न आने दें। क्षमता के मुताबिक ही हर धाम के यात्रियों को एंट्री दी जाए। किसी को सिफारिश पर यात्रा में न आने दें। धामी ने यात्रियों से यह अपील भी की है कि बिना मेडिकल चेकअप के वो यात्रा पर न आए। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में यात्रा को लेकर के कोई भी नेगेटिव फीडबैक अगर उनके पास आया तो उसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि किसी भी हाल में किसी भी यात्री को अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की है। तमाम बड़े अधिकारियों को फील्ड में उतारा है और कई अधिकारियों को कैंप करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पटियाल भी मानता है कि व्यवस्था बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपके टॉप लेवल के अधिकारियों को श्रद्धालुओं की 75 लाख वाली अनुमानित संख्या पता थी, तो फिर पुलिस प्रशासन ने तैयारी भी 75 लाख के हिसाब से क्यों नहीं की? पिछले साल चारधाम की यात्रा पर 56 लाख यात्री आए थे। इस साल 20 लाख यात्री ज्यादा पहुंचने वाले हैं, तो फिर तैयारी तो ज्यादा के हिसाब से ही होनी चाहिए थी ना। अधिकारी कई दिन पहले से कह रहे थे कि हालात अप्रत्याशित हैं। (2019) के मुकाबले इस साल हो सकता है कि ये आंकड़ा 70-75 लाख तक पहुंच जाए। निश्चित रूप से ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड मतलब नंबर है। मंदिरों का परिसर है, जो धाम का परिसर है, वहाँ पे बहुत भीड़ का दबाव है। ये मतलब अप्रत्याशित है। उनको अपील करना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उनको धैर्य और संयम बरतने की कोशिश करनी होगी। जो अगर संभव हो तो थोड़ा सा अपनी यात्रा को बाद में करने का प्रयास करें। 31 मई तक आग्रह किया है कि अगर वीआईपी मूवमेंट कम से कम रहे तो वो यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में हमारे लिए सहायक है। धामी सरकार के सामने सवाल ही सवाल है, अब वो चाहे पटियाल को हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के। चारधाम में बढ़ती यात्रियों की संख्या को लेकर धामी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि जो तीर्थ यात्रा की जगह रील बनाने के लिए इन धामों पर पहुंच रहे हैं, मुख्य सचिव राधा रुतड़ी ने यह आदेश जारी किया है कि मंदिर परिसर से 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया के लिए बनाई जा रही वीडियोस और रील पर बैन लगा दिया गया है। दावा है कि रील बनाने वाले यात्रियों की वजह से भी श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये मुख्य सचिव का आदेश है। 31 मई तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है और जब कोई वीआईपी आते हैं तो बाकी श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता है, उससे उनको कठिनाई होती है। श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के दृष्टिगत 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं होगा। मंदिर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। मोबाइल आप अपना प्रयोग कर सकते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे लोग रील बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, नाच गाना करते हैं। जो श्रद्धालु अपने धार्मिक आस्था से मंदिरों में जा रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कोई रील या वीडियो नहीं बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार अब सुपर एक्टिव है। प्रतिबंधों वाली फाइल भी खोल दी गई है।
सीएम धामी भी चुनावी ड्यूटी से लौट आए हैं। लेकिन राज्य में वन विभाग के अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गूंज उठा है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रशासन की नाकामी की वजह से सिर्फ चारधाम यात्रा ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि राज्य के जंगलों की आग मैनेजमेंट पर भी असर पड़ा है। उत्तराखंड के जलते जंगलों और फॉरेस्ट गार्ड की चुनावी ड्यूटी पर धामी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा, चुनाव आयोग में फॉरेस्ट गार्ड को जब चुनावी ड्यूटी से छूट दे रखी थी तो फिर आपने फॉरेस्ट गार्ड की चुनावी ड्यूटी क्यों लगाई? जज बोले, यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए राज्य की अप्रोच सही नहीं थी। कोर्ट ने खबरों का हवाला देते हुए पूछा, जब पूरे देश में टोटल 300 आग लगने की घटनाएं हुई तो उनमें से 280 अकेले उत्तराखंड में कैसे हो गई? कोर्ट ने वन विभाग के खाली पड़े पदों को लेकर भी सवाल उठाए। पूछा, विभाग में इतनी वैकेंसी क्यों है? कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा है। आग से लड़ने के लिए केंद्र द्वारा सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए देने पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए। आपको याद होगा, पटियाल ने पब्लिक इंटरेस्ट में उत्तराखंड के जंगलों के आग की खबर दिखाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की आग पर सुनवाई के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया है। सीएम धामी ने भी इस मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पटियाल ने चारधाम यात्रा में अव्यवस्था की शिकायत पर सीएम की चुनावी ड्यूटी पर भी सवाल खड़े किए। खैर, सीएम राज्य में लौट आए। अब रुख करेंगे हम अपनी अगली खबर का, और इससे पहले आपको यह जानकारी दे दें जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई आ रही है और पब्लिक इंटरेस्ट में ही है, कि धामी ने यह कहा है कि वो खुद नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। यानी पटियाल का यह मानना है कि नेताओं का चुनाव प्रचार भी करना जरूरी है, क्योंकि ये नेतागिरी वाले पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। लेकिन जब नेता एक मुख्यमंत्री हो और उसके राज्य की जनता पर परेशानी के बादल मंडरा रहे हों, तो ऐसे में उसे बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए या उसकी चिंता ज्यादा होनी चाहिए। संकट के समय में जनता के बीच होना चाहिए। वैसे पटियाल का तो यह भी मानना है कि चुनाव में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ड्यूटी लगनी ही नहीं चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल अब राहुल गांधी की छुट्टी का खटाखट परीक्षण करेगा। क्या राजनीति में छुट्टी लेना पाप है? क्या छुट्टी ना लेना राजनीति में बेहतर प्रदर्शन और ज्यादा योग्यता की गारंटी है? पटियाल आज ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि आज चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की छुट्टी को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, चुनाव खत्म होने के बाद भी वो जनता के बीच ही रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना देर किए खटाखट छुट्टी पर निकल जाएंगे। चार जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं, मोदी गया। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, 1 तारीख को हजारों लाखों परिवार अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे और ठकाठक 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 8,500 रुपए अंदर। तो बोले खटाखट खटाखट नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे? जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 डालेंगे। अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे? बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए, महीने के ठकाठक 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 8,500 रुपए। खटाखट खटाखट खटाखट, ये खटाखट खटाखट खटाखट। सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक। करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक। हर महीने भाइयों और बहनों ठकाठक 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 ठकाठक। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो
कब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर, मोदी की गारंटी है। गुड बाय, थैंक यू। अमेठी से गए, खत्म कहानी। रायबरेली से भी जाएंगे। देखिए आपने भारत की ठकाठक और खटाखट खटाखट राजनीति। वैसे राहुल गांधी राजनीति में शायद अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी छुट्टी भी मुद्दा है। जैसे ही वो देश से बाहर निकलते हैं उनका ये ब्रेक मजाक का मुद्दा बन जाता है। बीजेपी भी बार बार राहुल गांधी के वेकेशन को मुद्दा बनाती है। छुट्टी और विदेश यात्रा राहुल के खिलाफ एक खास तरह का नैरेटिव सेट करने में मदद करती है। वो नैरेटिव है कि राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो गंभीर राजनेता नहीं है, वो हर वक्त देश के साथ नहीं है, उनके लिए राजनीति टाइम पास है। यह नैरेटिव सोशल मीडिया में तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आज ही राहुल की छुट्टी का मुद्दा उठाना जरूरी था और यह क्यों उठाया गया? पटियाल ने खोजा तो पता चला कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में यह दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद देश में मोदी सरकार नहीं रहेगी। तो इसी के जवाब में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव के बाद राहुल गांधी देश में ही नहीं रहेंगे, छुट्टी पर चले जाएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं देश के लिए, अब आपको समझ आई बात। मोदी गया, अब आपने ताली नहीं बजाई। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। नौकरी पेशा हो या व्यापारी, प्रोफेशनल्स हो या कोई कामकाजी, अपने काम के प्रेशर से निजात पाने के लिए छुट्टी लेने का हक सबको है। हमारे देश में राजनीति वैसे भी फुल टाइम जॉब है, लेकिन राहुल गांधी की छुट्टियां ही क्यों बार बार पॉलिटिकल मुद्दा बन जाती हैं, यह बताने के लिए पटियाल आपको राहुल गांधी की छुट्टियों का हिसाब किताब दिखाना यहां जरूरी समझता है। 2014 में कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई, मोदी देश के सामने आए, बोले बिना छुट्टी लिए देश की सेवा करूंगा, लेकिन राहुल गांधी ब्रेक लेकर विदेश यात्रा पर चले गए। 2015 में असम विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। 2016 में पंजाब चुनाव में टिकट का बंटवारा होना था, उस वक्त राहुल नए साल की छुट्टी पर थे। 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की बैठक को छोड़कर राहुल गांधी दुबई घूमने चले गए थे। 2019 की बात करें तो हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार छोड़कर राहुल गांधी किसी और यात्रा पर थे। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार छोड़कर राहुल साउथ कोरिया के एक प्रोग्राम में थे। 2020 में एमपी की कमलनाथ सरकार संकट में थी, लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार छोड़कर राहुल गांधी शिमला में छुट्टियां मनाने चले गए थे। 2020 में ही पार्टी का 136वां स्थापना दिवस कार्यक्रम था, उस वक्त राहुल इटली में थे। 2021 की बात कर लेते हैं। पंजाब में पार्टी के अंतरह कलह और संकट अपने चरम पर था, लेकिन राहुल गांधी छुट्टी मनाने लंदन गए थे। 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, लेकिन कई चरणों में प्रचार में राहुल गांधी शामिल ही नहीं हुए। 2022 में के मई महीने की अगर बात करें तो राहुल गांधी नेपाल में एक नाइट क्लब में देखे गए, वहां उनकी तस्वीरें सामने आई थी। 2022 के गोवा कांग्रेस विधायकों में बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे जब वो, लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी विदेश में थे। अपने काम से छुट्टी लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन राहुल गांधी अक्सर पार्टी के संकट के वक्त या किसी अहम सियासी काम के बीच ब्रेक में पाए जाते हैं, मतलब वो ब्रेक पर होते हैं तब। अब ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग, पता नहीं।
2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद संभालते हुए 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने 10 साल का लंबा वक्त गुजारा है। उनका कहना है कि जनसेवा का काम 24 घंटे का होता है। बीजेपी के नेता भी यही दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में एक बार भी छुट्टी पर नहीं गए। हर साल त्योहार के मौके पर भी वो सेना के जवानों के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक चुनावी सभा में यह भी कहा कि 4 जून के बाद भी वो जनता के बीच अपने काम करते रहेंगे। बाकी नेता छुट्टी पर निकल लेंगे, लेकिन नेताओं की छुट्टियों पर लोगों का क्या कहना है, अब ये भी आप सुनिए। जब तक चुनाव आता है तब तो निकल आते हैं, उसके बाद जहां चुनाव खत्म हुआ फिर चुनाव आने का इंतजार करेंगे। उसके बाद एसी कमरों में रहेंगे। राहुल जी अपने नानी घर इटली चले जाएंगे और अखिलेश जी का कुछ पता नहीं रहेगा। चुनाव आता है तो लोग निकल आते हैं। छुट्टियां मनाने क्या प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जो देश के सबसे ज़्यादा घूमने वाले प्रधानमंत्री जी में है। वो तो हमेशा चुनाव में जब चुनाव आता है तब निकलते हैं, उसके बाद तो कहीं दिखते नहीं, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। चुनाव आएगा तभी निकलेंगे। न उनको जनता से मतलब है, जनता क्या कर रही है, कैसे मर रही है, उसको कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं तो देश छोड़ के कैसे जाएंगे, वो तो यही देश के है ना, तो बाहर जाने का क्या मतलब हुआ। हाँ, और छुट्टी मनाने तो सभी जाते हैं 2-4-10 दिन के लिए, तो रिटर्न तो अपने घर पे आते ही हैं ना वो लोग। नहीं, वो तो विदेश वैसे भी जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनका यहाँ अमेठी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर बचा होता तो हम लोग से मिलते जुलते, सुख दुख में हमारे शामिल होते। राष्ट्रवाद की चली है आंधी, भाग गए हैं राहुल गांधी भाग गए हैं। उन्होंने सही कहा है, राहुल का ये डर है, वो पूरे भारत को बाहर छोड़ के जाएं और इटली में रहें। वैसे छुट्टी के बारे में एक सच्चाई ये भी है कि अपनी समझ नहीं आती और दूसरों की बहुत आकर्ती है। देनी पड़े तो जान सूखती है और लेनी पड़े तो अधिकार। लेकिन इस सबसे बीच इस देश में छुट्टी का लीगल स्टेटस क्या है, आइए वो भी समझ लेते हैं। क्या होता है कि आप ये नोटिस करेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने भी लीगल राइट्स दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के नॉर्म से ही निकल के आए हैं। तो आप देखेंगे एक तरह से जो गैजेटेड हॉलीडेज होती हैं या फेस्टिवल हॉलीडेज जिनको हम बोलते हैं, जो दी जाती हैं, उसका एक प्रिंसिपल रहा है पहले से, जब ये कोडिफाइड नहीं था तब भी, कि एक समय होता है जब फैमिली साथ में मिलती है, जब सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं वगैरह। इन सब चीज़ों को कोडिफाई कर दिया गया, एक लीगल पर्सपेक्टिव दे दिया गया और एक डेट्स निर्धारित कर दी गई कि इस हिसाब से दी जाएंगी, ताकि वो ना कंपलसरी हो जाए, ताकि वो इंसान उतना ब्रेक ले ही। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां इन दिनों की छुट्टी भी नहीं मिल पाती। होली, दिवाली, दशहरा, आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिसमैन, इन सब की ऐसी होती हैं लीव जो उनको एक्चुअली कॉम्पनसेटरी लीव के ऑफ में लेनी पड़ती हैं, और वो उस वक्त अपनी फैमिली के साथ सोशलाइज नहीं कर पाते जब एक्चुअली में बाकी लोग कर पा रहे होते हैं। बट ये सारे एक्चुअली कोडिफाई या लीगलाइज इसीलिए किए गए हैं ताकि इंसान काम को एक पर्टिकुलर पार्ट बना के चले लाइफ का, ना कि वो उसकी पूरी लाइफ वही हो। यहां पटियाल के मन में एक सवाल है, छुट्टी से काम बनता है या बिगड़ता है? इसके लिए पटियाल ने एक ऐसा एक्सपर्ट खोजा जो छुट्टी के सिस्टम को बारीकी से समझते हैं। वो उत्पादकता पर छुट्टी के असर को अच्छी तरह जानते भी हैं। रोबोट्स को भी चलने के लिए आपको बंद करना पड़ता है, आपको बार बार उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, तभी वो अच्छे से काम कर पाते, नहीं तो फिर खराब हो जाएगी मशीन। तो हम तो इंसान है, तो इंसानों को छुट्टी देनी पड़ती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इंसान अगर सोएगा नहीं, अच्छे से काम नहीं करेगा, उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर वो खराब, मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, डिजीज हो जाएंगे, बीपी हो जाएगा, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, फिर वो काम कहाँ कर पाएगा। फिर वो पूरी टाइम की छुट्टी ले लेगा तो फिर एट दी एंड आपको जाके ऑफिस की परेशानी होगी। तो छुट्टी तो देनी चाहिए सबको। वैसे मैंने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि छुट्टी इस देश के लिए कोई मामूली चीज नहीं है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके इसे हासिल किया है, लंबी लड़ाई के बाद। 1890 में कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी और लंच ब्रेक का अधिकार मिला था। इसके लिए नारायण मेघाजी लोखंडे ने आंदोलन चलाया था। लेकिन देखिए अब यही छुट्टी कैसे नेताओं के चरित्र चित्रण का रंग बन गई है। छुट्टी ले तो खराब, बिना छुट्टी काम करें तो ठीक है। मुंबई घाटकोपर होर्डिंग मामले में मुख्य आरोपी भावेश भिड़े को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, मौत का होर्डिंग लगाने वाली एड एजेंसी के आरोपी
भावेश भिड़े की गिरफ्तारी हुई है। उदयपुर से यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, यह बड़ी गिरफ्तारी है और फरार चल रहा था पिछले 2 दिन से भिड़े। मुंबई का होर्डिंग जो गिरा था और इस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई थी, साथ ही 100 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए थे। आंध्र प्रदेश में चुनाव के बाद हिंसा पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। पलानाडु के डीएम और तिरुपति के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि पलानाडु के एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 जिलों के 12 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। राज्य में नतीजे के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की 25 कंपनियां तैनात रहेंगी। शादी के दौरान मिले गिफ्ट के बारे में अब एक खास खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद विवाद से बचने के लिए मियां बीवी मैरिज गिफ्ट की एक लिस्ट बनाएं और उस पर दोनों के दस्तखत होने चाहिए। आज पब्लिक इंटरेस्ट में बस इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।